नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का एक टॉपिक क्लोरोप्लास्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका में कहां पर स्थित होता है, प्लास्टिड जो है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट हमने किया था। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है ये किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट का बेसिक डायग्राम देख पा रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट की बाहरी आवरण जो है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन। इनके बीच में स्पेस पाया जा रहा है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके बीच में पटलिकाओं से बना हुआ, मेम्ब्रेन से बनी पटलिकाएं जो है ये मिलकर जो है एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क बनाती है, जो इसकी एक यूनिट थाइलेकोइड कहलाती है। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर निर्माण करती है ग्रेना का, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्वयं का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट का आरएनए पाया जाता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम पूरी डिटेल के अंदर हम देखेंगे आगे की पूरी क्लास के अंदर। शुरुआत करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पर, इसके एनवेलप से। इसके वैसे तीन मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट है एनवेलप। इसका एनवेलप या आवरण जो है लिपोप्रोटीन की झिल्ली से बना हुआ होता है। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन जो है इसकी झिल्ली से बना हुआ सबसे बाहरी आवरण बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही लिपोप्रोटीन से बना हुआ, जिसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस उपस्थित होता है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे कह देते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई इसका एनवेलप। चूंकि ये साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है, अतः विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है यह कोशिका द्रव्य से क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करते हैं और क्लोरोप्लास्ट से कोशिका द्रव्य में वापस मूव करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न पदार्थों का एक्सचेंज जो है यह इसकी डबल मेम्ब्रेन एनवेलप के माध्यम से होता है। ये डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होती है इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक्सचेंज संभव होता है। नेक्स्ट है स्ट्रोमा। जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ संपूर्ण जो अंदर पदार्थ होता है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है, इस पूरे पदार्थ को हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। तो जिस प्रकार कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर पाए जाने वाला लिक्विड के समान पदार्थ जो है ये स्ट्रोमा कहलाता है। तो यह पदार्थ जो है एक क्लोरोप्लास्ट के पूरे वॉल्यूम के अंदर उपस्थित पाया जाता है। यह एक जेल और फ्लड के समान अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, जो जिसके अंदर जो है विभिन्न थाइलेकोइड्स और ग्रेना जो है वितरित रहती है। स्ट्रोमा जो है इसके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ एक नेटवर्क जिसे हम थाइलेग्रेनम कहते हैं, जो कि थाइलेकोइड से बनता है, ये पूरा का पूरा वितरित रहता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रोटीन्स, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है और स्वयं के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रोमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, ये केल्विन साइकिल जो है स्ट्रोमा में संपन्न होता है। और इस केल्विन साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से की प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग केल्विन साइकिल, जिसमें CO2 फिक्सेशन होता है, और CO2 का फिक्सेशन होने के बाद इससे शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। यह प्रक्रिया स्ट्रोमा में संश्लेषित होती है, स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसके अलावा स्टार्च, फैटी एसिड और कुछ प्रोटीन जो है इनका भी संश्लेषण यहाँ पर संपन्न होता है। स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संरचना है थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स जो है मेम्ब्रेन की बनी हुई चपटी संरचनाएं होती है। ये क्या होती है? मेम्ब्रेन नेटवर्क से बनी होती है। ये देखने में आपको फ्लैटेंड, बिल्कुल चपटी जो है और बंद वेसिकल्स या डिस्क के समान दिखाई देती है, बहुत ही चपटी होती है। आप डायग्राम जैसे देख पा रहे हो थाइलेकोइड में, यहाँ पर ये एक थाइलेकोइड है, ये एक थाइलेकोइड है। ये थाइलेकोइड जो है बिल्कुल सिक्के के समान बिल्कुल चपटी संरचनाएं होती है, वेसिकल्स या डिस्क के रूप में ये यहाँ पर पाई जा रही है। और ये जो थाइलेकोइड है ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर
जो है एक सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्था बनाती है। तो सिक्कों के जो ये ढेर बनता है, यानी थाइलेकोइड जो है इससे बना हुआ ये स्टैक जो बनता है, ढेर बनता है, इसे हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। सिंगुलर यानी ग्रेनम। और ये 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार ये बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट है और इन्हें हम कह देते हैं ग्रेना। तो ग्रेनम का प्लूरल होता है ग्रेना होता है। तो थाइलेकोइड जो है ये एक ढेर के भांति, स्टैक के भांति प्रेजेंट होती है और इन्हें ग्रेनम कहते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट में करीब 40 से लेकर 60 तक ग्रेना जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये ग्रेना भी आपस में मेम्ब्रेन की बनी हुई कुछ लेमेली से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम इंटरग्रेनम लेमेली या थ्रेड चैनल्स भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा और आप अच्छे से देख सकते हो, 3D व्यू के अंदर हमने इसे बनाया है कि ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये यहाँ पर थाइलेकोइड प्रेजेंट है। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर इस प्रकार पाइल बनाती है, जिसे आप कह देते हो ग्रेनम बोल देते हो। और ये एक छोटी सिंगल स्ट्रक्चर जो है इसे हम थाइलेकोइड या फ्लैटन डिस्क बोल देते हैं। और ये जो आपस में ये ग्रेना दूसरे ग्रेना से एक जो है एक चैनल के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम फ्लैट चैनल या इंटरकनेक्टिंग बार्स या इंटरग्रेनम भी कह सकते हैं। तो ये आपको वर्टिकल सेक्शन में इस प्रकार से ग्रेनम दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रोमा के अंदर इस प्रकार से मेम्ब्रेन का बना हुआ नेटवर्क जो है ये उपस्थित पाया जाता है। थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इन मेम्ब्रेन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इन मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अणु जो है ये उपस्थित पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अणु जो है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का ही भाग बनाते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट के अणु जो है ये व्यवस्थित होते हैं एक ग्रुप के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट का यह ग्रुप जो बनता है, जिसमें करीब 250 के करीब क्लोरोप्लास्ट अणु पाए जाते हैं, ये मिलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं क्वांटासोम बोल देते हैं। तो क्वांटासोम जो बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट अणुओं का समूह होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है, सॉरी क्वांटासोम जो है, इससे हम प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की यूनिट क्या होती है, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है शुरुआत होती है, तो वो स्ट्रक्चर होती है क्वांटासोम। क्योंकि ये क्वांटासोम जो है ये प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं। इनमें क्षमता होती है कि ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्व लाइट की जो एनर्जी होती है, इसी एनर्जी का उपयोग करके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो मुख्य अभिक्रिया होती है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरी कैल्विन साइकिल। तो लाइट रिएक्शन जो है यहाँ पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर स्थित क्वांटासोम में संपन्न होती है। यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हो डिटेल के अंदर कि क्लोरोफिल किस प्रकार से उपस्थित होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का अणु है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इस मेम्ब्रेन के बीच में इस प्रकार जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अणु जो है ये क्लस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं, एक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट अणुओं का जो क्लस्टर या समूह बनता है ये क्वांटासोम कहलाता है। ये आपको एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इतना डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको दो चीज याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट के अणु के अंदर ये गोलाकार शीर्ष जो पाया जाता है, ये जो है ये पोरफायरिन रिंग से बना होता है, पोरफायरिन हेड कहते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, पोरफायरिन हेड और दूसरी होती है हाइड्रोकार्बन टेल, जिसे फाइटोल टेल भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल अणु की स्ट्रक्चर भी ये हेड और टेल से मिलकर बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन है, जिसके अंदर प्रोटीन जो है करीब जो है 35 से 55% ड्राई वेट में पाया जाता है, लिपिड 20 से 30% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है ये जो है लगातार इनकी मात्रा जो है कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसकी मात्रा जो परिवर्तनशील होती है। करीब 9% क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनॉइड 4.5% होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल जो है ये 30 से 4% भाग बनाने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, क्योंकि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान स्वयं का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण की मशीनरी पाई जाती है। और चूंकि अगर किसी ऑर्गेनल में स्वयं का डीएनए, स्वयं का आरएनए और स्वयं का प्रोटीन संश्लेषण करने की क्षमता अगर पाई जाती है, तो उसे हम स्वायत्त अंग कहते हैं। लेकिन यह पूर्णतया यह कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। इसकी कुछ भागों पर, कुछ क्रियाकलापों पर, कुछ एक्टिविटीज पर न्यूक्लियस का भी कंट्रोल होता है। अतः इसमें कुछ नियंत्रण स्वयं का होता है, कुछ नियंत्रण केंद्रक का होता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है।
इसके अर्धस्वायत्त इसलिए है क्योंकि इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण है क्लोरोप्लास्ट का स्वयं का डीएनए। इसकी खोज हेंस रिज ने और प्लांट ने की थी कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, लेकिन यह डीएनए जो है यह प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान होता है, यह डबल हेलिकल और सर्कुलर होता है। इसके अंदर स्वयं के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म राइबोसोम जो है इससे थोड़े छोटे होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम पाए जाते हैं इसकी तुलना में छोटे होते हैं और 70s प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही यह लक्षण है कि कोशिका द्रव्य में 80s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s प्रकार का राइबोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण होता है। इनके अंदर स्वयं का प्रोटीन संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये तीनों गुण जो मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जो है अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, बायोजेनेसिस किस प्रकार से होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है कभी भी इसकी उत्पत्ति स्वयं नहीं होती है। इनकी उत्पत्ति सदैव पूर्व में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में विभाजन के द्वारा होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये फिशन के द्वारा, विभाजन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। और जब क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है तब सबसे पहले जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। ये प्लास्टिड या लवक जो है इसके पूर्ववर्ती या प्रीकर्सर होते हैं। ये प्रोप्लास्टिड जो है उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोप्लास्टिड ही सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करते हैं और कई बार ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी जो है परिवर्तित होकर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का सिम्बायोटिक ओरिजिन। क्लोरोप्लास्ट जो है इसके बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न माइक्रोब या बैक्टीरिया जो है इसका यूकेरियोटिक कोशिका के साथ सिम्बायोसिस से इसकी उत्पत्ति हुई है। यही मत हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसके लिए लक्षण दिए गए हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये वृद्धि करते हैं और ये डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान, बैक्टीरिया के समान इसमें विभाजन की, वृद्धि की और डिफरेंशिएट होने की क्षमता पाई जाती है। इन्हीं के समान इसमें स्वयं का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स जो है ये 70s प्रकार के होते हैं और ये स्वयं प्रोटीन संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। ये सभी कुछ समानताएं हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आदि में पाई जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बीच में जो है रिलेशनशिप है और ये जो है माइक्रोब यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर प्रवेश करके वहां पर जो स्थायी रूप से स्थित हो गए और यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशन में पाए जाते हैं, सहजीवी संबंध के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के कुछ एंजाइम जो है इसका निर्माण न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है, तो जो कि इसे अर्धस्वायत्त जो लक्षण हमने पढ़ा था वहां पर भी हमने ये पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट क्या क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें मुख्य जो काम है वह होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है और प्रकाश संश्लेषण के दो स्टेप है। पहला स्टेप लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया। यह प्रकाशिक अभिक्रिया को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट हिल ने इसकी खोज की थी। इस अभिक्रिया के अंदर फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है या इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है ये अणु सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, जो कि उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होता है। और यह इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास मूव होता है, फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और इसी मुक्त ऊर्जा से एटीपी और एनएडीपीएस का संश्लेषण होता है। अर्थात इस लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और एनएडीपीएस जो है एनर्जी का संश्लेषण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो है यह मुक्त होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसके दौरान जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख स्रोत जो है ये लाइट रिएक्शन होता है और यह रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। दूसरे प्रकार की रिएक्शन है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं।
इसे कैल्विन रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन या पीसीआर साइकिल भी कहते हैं इसे, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से ग्रहण की जाती है और वातावरण से ग्रहण करके इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर जो लाइट रिएक्शन के अंदर NADPH और ATP का संश्लेषण हुआ था, उस ATP और NADPH का उपयोग इस अभिक्रिया के अंदर किया जाता है और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर संपन्न होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये आप एक छोटे से डायग्राम के द्वारा यहाँ पे देख सकते हो। ये थाइलेकोइड्स है, इस थाइलेकोइड्स के अंदर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। ये जल को ग्रहण करते हैं, लाइट को ग्रहण करते हैं, लाइट को ग्रहण करके जल के अणुओं का यह प्रकाशिक अपघटन करते हैं और जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है और इस अभिक्रिया में बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है। इस एनर्जी से एटीपी और NADPH का संश्लेषण होता है। यह एटीपी और NADPH जो संश्लेषित होते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में किया जाता है। डार्क रिएक्शन में इस ऊर्जा का प्रयोग करके CO2 को फिक्स किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है। तो ये संपूर्ण फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसके अंदर दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। इनमें केवल इतना संबंध है कि पहली अभिक्रिया में बनी एनर्जी का उपयोग दूसरी अभिक्रिया में किया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके मुख्य कार्य होते हैं। यहाँ पर इस क्लास में हमने क्लोरोप्लास्ट की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया, इसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स का अध्ययन किया और इसके कार्यों का अध्ययन किया। थैंक्स अ लॉट। ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।